Hello everyone, how are you? It's me Nawaz here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is our lecture 16th of fluid mechanics. In this lecture we are going to discuss about basic equations of compressible flow. So there are generally four basic equations of compressible flow. First one is continuity equation, second is Bernoulli's equation, third is momentum equation, and the fourth one is equation of state. So first we will discuss about continuity equation. It is based upon law of conservation of mass. So जो continuity equation है ये law of conservation of mass पे बेस्ड है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जैसे लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता है कि मैटर को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं. अब मैटर यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. But in fluid mechanics, it states that the fluid flowing through the pipe at all the cross section, its quantity is constant. अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक जनरल स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का. बट इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इट्स स्टेटमेंट इज टोटली डिफरेंट. फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका स्टेटमेंट ये है कि जब भी फ्लूइड जो है किसी पाइप के थ्रू फ्लो करता है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है पाइप के हर क्रॉस सेक्शन पे. इट मीन्स दैट लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सपोज करो हमारे पास एक पाइप है. अब दोनों एंड से इसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है. यहाँ पे इसका लार्जर क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे इसका स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है. तो जब भी हम इस पाइप के थ्रू फ्लूइड को फ्लो करवाएंगे इसकी जो क्वांटिटी है मींस डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी. लेट करो कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो v1 है और इस पॉइंट पे v2 है. इस पॉइंट पे डायमीटर d1 है और इस पॉइंट पे डायमीटर d2 है. इस पॉइंट पे जो डिस्चार्ज आएगा वो q1 होगा और इस पॉइंट पे जो डिस्चार्ज होगा वो q2 रहेगा. तो एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो डिस्चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा पाइप के हर क्रॉस सेक्शन पे. जितना डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड यहाँ पे होगा उतना ही डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड यहाँ पे होगा. देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू Q2. इट मींस दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो डिस्चार्ज किसके बराबर आता है? एरिया इनटू वेलोसिटी. तो देयरफॉर A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2. सो फॉर वन डायमेंशनल फ्लो, अब वन डायमेंशनल फ्लो के केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कंटिन्यूटी इक्वेशन इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. अब जो जनरल रिलेशन आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का वो हमारे पास आता है रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2. बट इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी जो है दोनों सेक्शन पे कांस्टेंट रहती है. डेंसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आती है. तो डेट्स वाई हमारे पास यहाँ से रो 1 और रो 2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू सेम रहती है दोनों पॉइंट पे. सो इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. But in case of compressible fluid, the continuity equation is rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 A2 V2. Rho 1 A1 V1, rho 2 A2 V2 are the density, area and velocity at section 1 and 2 respectively. So for 3 dimensions, तो 3 dimensions के केस में जो continuity equation आती है वो क्या आती है? It is equal to del rho by del t plus del by del x of rho u plus del by del y of rho v plus del by del z of rho w is equal to 0. अब डेल पी बाई डेल टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और यहाँ पे रो हमारे पास क्या है? डेंसिटी है. यू वी और डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन. क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस की बात हो रही है, 3 डायमेंशन की बात हो रही है. दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. सो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. दिस इज आल्सो नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन. It is applicable to steady and unsteady flow, uniform and non-uniform flow, compressible and incompressible flow. अब ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इसको हम स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो के लिए भी यूज कर सकते हैं. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के केस में भी हम यूज कर सकते हैं. कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बट इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0. तो यहाँ पे डेल रो बाई डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सो द इक्वेशन विल बिकम डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो यू plus del by del y of rho v plus del by del z of rho w is equal to 0. For incompressible fluid, density is constant. Then the equation will become del u by del x plus del v by del y plus del w by del z is equal to 0. क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाएगी. तो डेंसिटी की वैल्यू जो कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी. So the final relation of continuity equation in case of 3 dimension is equal to del u by del x plus del v by del y plus del w by del z. Now for 2-dimensional flow, the continuity equation is del u by del x plus del v by del y is equal to 0. अब 2 dimension के केस में हमारे पास 2 ही एक्सिस आएंगे तो थर्ड वाली एक्सिस जो है इसमें 0 हो जाएगी. So these are the relations of continuity equation in all the 3 dimensions for 1 dimension, 2 dimensions and 3 dimensions. I hope कि आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी.
So the next equation is Bernoulli's equation. It states that in a steady ideal flow of an incompressible fluid, the total energy at any point of the fluid is constant. So Bernoulli's equation क्या कहती है, अगर हमारे पास एक फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा और उसका फ्लो जो होगा स्टेडी और आइडियल होगा, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी आएगी किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट रहेगी. अब टोटल एनर्जी हमारे पास किससे बराबर आती है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी. प्रेशर एनर्जी किसके बराबर है, P अपॉन रो इंटू जी. P इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द काइनेटिक एनर्जी इज v² अपॉन 2g. v हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है एंड द डेटम एनर्जी इज इक्वल टू z. सो एज पर बर्नौलीज इक्वेशन स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी इन केस ऑफ आइडियल फ्लो विल बी इक्वल टू P अपॉन रो इंटू जी प्लस v² अपॉन 2g प्लस z. So this is how we find total energy in case of ideal flow. Now we will discuss about what are the assumptions in Bernoulli's equation. जब भी हम Bernoulli's equation यूज करते हैं तो उसमें हम क्या क्या एज्यूम करते हैं. फर्स्ट हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास फ्लो जो है वो आइडियल है. सेकंड हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्लो स्टेडी है. थर्ड हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. फोर्थ एजम्पशन इज फ्लो इज इरोटेशनल. फिफ्थ इज फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड द सिक्स्थ इज फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस. दीज आर द एजम्पशंस व्हिच वी कंसीडर व्हाइल अप्लाइंग Bernoulli's equation. लेकिन रियल फ्लूइड के केस में ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है. रियल फ्लूइड जो है कभी भी नॉन विस्कस नहीं होता. रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है. रियल फ्लूइड जो है उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है. दीज आर द टू थिंग्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ रियल फ्लूइड. सो रियल फ्लूइड के लिए हमारे पास यहाँ पे Bernoulli's इक्वेशन अलग है. सो Bernoulli's इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड इज P1 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 प्लस HL. लेट इट भी हमारे पास एक पाइप है, इसमें हमने दो सेक्शन कंसिडर कर लिए. सेक्शन 1 लेट इट भी दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2. तो यहाँ पे हमारे पास दो डेटम हेड आएंगे, एक सेक्शन 1 पे आएगा और एक सेक्शन 2 पे आएगा. सो Z1 एंड Z2 आर द डेटम हेड एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सिमिलरली P1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड P2 हो गया प्रेशर एट सेक्शन 2. V1 हो गया वेलोसिटी एट सेक्शन 1 एंड V2 हो गया वेलोसिटी एट सेक्शन 2. अब डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रह रही है तो इसलिए हमने दोनों को रो रख लिया. तो अब HL हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि रियल फ्लूइड के केस में फ्रिक्शन और विस्कोसिटी दोनों प्रेजेंट होती है. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंट Bernoulli's इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड. तो रियल फ्लूइड के केस में हम हमेशा यही वाली Bernoulli's इक्वेशन यूज करते हैं अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी इन केस ऑफ आइडियल फ्लो एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी इन केस ऑफ रियल फ्लूइड. नाउ Bernoulli's इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. Change of density at constant temperature is known as isothermal process. So Bernoulli's equation for compressible flow undergoing isothermal process is P upon rho into G log E P plus V का square upon 2G plus Z is equal to constant. So this is the way to find out Bernoulli's equation in case of isothermal process. Now Bernoulli's equation for adiabatic process. अब adiabatic process का मतलब क्या होता है कि change of density with no heat exchange, that is known as adiabatic process. तो in this case Bernoulli's equation is K upon K minus 1 P upon rho into G plus V square upon 2G plus Z is equal to constant. So this is the way to find out Bernoulli's equation for adiabatic process. So third equation हमारे पास यहाँ पे आ जाती है momentum equation. It is based upon law of conservation of momentum or on momentum principle. तो momentum equation जो है ये law of conservation of momentum पे based है, या जिसको हम simply momentum principle भी कहते हैं. It states that the net force acting on a fluid mass is equal to change in momentum of flow per unit time in that direction. अब momentum equation क्या कहती है कि जो भी net force फ्लूइड मास पे एक्ट करती है वो किसके बराबर होती है, जो मोमेंटम ऑफ फ्लो में पर यूनिट टाइम चेंज आती है उसी डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज मोमेंटम इक्वेशन. अब देखो सिंपली अगर हम देखेंगे मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो यही कह रहा है कि जो भी नेट फोर्स फ्लूइड मास पे एक्ट करती है जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है. अब लेट करो फ्लूइड जो है अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस फ्लूइड पे जो नेट फोर्स एक्ट करती है वो किसके बराबर होती है, पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम ऑफ फ्लो जो है चेंज होता है उसके बराबर जो है उसमें नेट फोर्स एक्ट करती है. मैथमेटिकली मोमेंटम per second of a flowing fluid, either the fluid is compressible or incompressible, is momentum per second is equal to rho into A into V into V. So अगर हमने ये फाइंड आउट करना होगा कि फ्लोइंग फ्लूइड पे मोमेंटम जो है पर सेकंड कितना एक्ट करता है, चाहे फ्लूइड जो है कंप्रेसिबल है चाहे वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रो इंटू ए इंटू वी इंटू वी. अब रो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, ए एरिया और वी वेलोसिटी, वेयर रो ए वी इज मास पर सेकंड. अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मास पर सेकंड एंड दिस इज वेलोसिटी. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी. सो मास हमारे पास किसके बराबर है, रो इंटू ए इंटू वी एंड वेलोसिटी हो गया हमारे पास v. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोमेंटम पर सेकंड एक्टिंग ऑन अ फ्लोइंग फ्लूइड. So this rho into A into V is constant at every section of a flow due to continuity equation. So अभी हमने continuity equation डिस्कस की. तो continuity equation क्या कहती थी कि ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2. तो that's why कि rho AV की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है at every section of flow. It's independent of compressible effect. rho AV की वैल्यू पे कंप्रेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है.
तो डेट्स वाई की मोमेंटम इक्वेशन इज सेम फॉर बोथ कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अब ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा मोमेंटम पर सेकंड को फाइंड आउट करने के लिए, ये दोनों कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी सेम है और इनकंप्रेसिबल के लिए भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो रो ए वी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, कंप्रेशन का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दैट्स द रीजन दैट मोमेंटम इक्वेशन इज सेम फॉर बोथ कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल फ्लो। सो लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? द इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जो भी इक्वेशन हमें प्रेशर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में रिलेशन देती है, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। फॉर अ परफेक्ट गैस द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज, सो परफेक्ट गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट का रिलेशन क्या है? P into V is equal to R into T, where P is absolute pressure either in kgf per meter square or Newton per meter square। तो इसका यूनिट जो है kgf per meter square में भी हो सकता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। वेयर V is specific volume। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। सो T is absolute temperature and R is gas constant। Its value is 29.2 kgf meter per kg Kelvin or 287 joule per kg Kelvin for air। सो गैस कांस्टेंट की हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज है, one is 29.2 kgf meter per kg per Kelvin and one is 287 joule per kg per Kelvin। So ये दोनों वैल्यूज एयर के लिए है। Now as we know that specific volume is the reciprocal of density, it means that कि हम यहाँ पे इसकी जगह जो है 1/ρ लिख सकते हैं, तो it will be equal to P into 1/ρ is equal to R into T। तो simply we can write this P/ρ is equal to R into T। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। If pressure and density are in Newton per meter square and kg per meter cube देन R इज इक्वल टू 287। अगर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी और डेंसिटी की वैल्यू केजी पर मीटर क्यूब में होगी, तो उस केस में हम R की वैल्यू 287 कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू kgf पर मीटर स्क्वायर में होगी और डेंसिटी की वैल्यू kg पर क्यूबिक मीटर में होगी, तो उस केस में हम R की वैल्यू 29.2 कंसिडर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये थी हमारे पास 4 बेसिक इक्वेशंस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो की जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन को हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं? इट्स अप्लाइड इन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो वेयर एनर्जी कंसिडरेशंस आर इन्वॉल्व्ड। सो इसको हम हर टाइप की इनकंप्रेसिबल फ्लूइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे एनर्जी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। तो जो मेन 3 एप्लीकेशंस है बर्नौलीज इक्वेशन की, वो हमारे पास यहाँ पे वेंचुरी मीटर है, ऑरिफाइस मीटर है एंड द लास्ट वन इज पिटॉट ट्यूब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो मेजरमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो उस लेक्चर में हम इन तीनों डिवाइसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम इक्वेशंस। अब मोमेंटम इक्वेशंस को हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूजेस इसके क्या क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज यूज टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बाउंड्रीज of a flow passage by a stream of flowing fluid as the flow changes its directions or the magnitude of the velocity or both। सो मोमेंटम इक्वेशन को हम जनरली रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जब भी फ्लो जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है या मैग्नीट्यूड को चेंज करता है या फिर दोनों को चेंज करता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मोमेंटम इक्वेशन को यूज करते हैं रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे हमारे पास एक पाइप लाइन है। यहाँ से जो है पाइप की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट थी, लेकिन इस पॉइंट पे जो है पाइप को हमने बेंड करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब देखो पाइप में बेंड प्रोवाइड करने से यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी डायरेक्शन तो ऑब्वियसली बात है चेंज होगी ही होगी, बट एट द सेम टाइम जो मैग्नीट्यूड है फ्लूइड फ्लो का उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दिस केस यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Fx एंड सेकंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Fy। So in this case we have to find the resultant force which is acting in between Fy and Fx। So in order to find out this resultant force we use the momentum equation। Its practical applications are, अब इसके practical applications क्या क्या है? So first इसका practical application ये है कि flow through bend pipes। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, जब पाइप को हम बेंड करते हैं तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो फ्लो है उसमें वेरिएशन आ जाती है, उसकी डायरेक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसके मैग्नीट्यूड पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट जो इसका प्रैक्टिकल यूज है वो फ्लो थ्रू बेंड पाइप्स है। In this case, impulse momentum equation is used to determine the resultant force exerted by a flowing fluid on a pipe bend। This is the important point from examination point of view। So, impulse momentum equation को हम यूज करते हैं resultant force को फाइंड आउट करने के लिए in case of flow through bend pipes। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, Fx और Fy। तो Fx को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो Fx इज इक्वल टू रो इंटू क्या V1 माइनस V2 cos थीटा प्लस P1 A1 माइनस P2 A2 cos थीटा। अब थीटा हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है, V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज एट सेक्शन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। रो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी और डी हो गया हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे Fy को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू रो इंटू क्या माइनस V2 साइन थीटा माइनस P2 A2 साइन थीटा।
एंड रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर हमने यहाँ से टेन थीटा को फाइंड आउट करना होगा कि रिजल्टेंट फोर्स जो है किस डिग्री पे एक्ट कर रही है, कितने एंगल पे एक्ट कर रही है, इट विल बी इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो जो सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मोमेंटम इक्वेशन की, वो हमारे पास है जेट प्रोपेल्शन एंड प्रोपेलर्स। जेट प्रोपेल्शन इज अ मैकेनिज्म इन विच एयरप्लेन्स एंड अदर डिवाइसेज आर प्रोपेल्ड। तो जेट प्रोपेल्शन के एक मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, एयरप्लेन्स एंड अदर डिवाइसेज को हम प्रोपेल करते हैं। एयर इज सक्ड इनटू द इंजन एंड विद एडिशन हीटिंग द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि इंजन से एयर को हम सक कर देते हैं एडिशनल हीट प्रोवाइड करके, तो उससे क्या हो जाता है कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेट प्रोपेल्शन एंड प्रोपेलर्स। इन केस ऑफ जेट प्रोपेल्शन थर्मल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू थ्रस्ट। तो जेट प्रोपेल्शन के केस में जो थर्मल एनर्जी है वो थ्रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बट इन केस ऑफ प्रोपेलर्स दे आर मूव्ड बाय मैकेनिकल वर्क विच इज कन्वर्टेड टू थ्रस्ट। प्रोपेलर्स में क्या होता है कि उनको हम मैकेनिकली मूव करवाते हैं, उससे क्या होता है कि वो थ्रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो द थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन इज फ्लूइड फ्लो थ्रू स्टेशनरी एंड मूविंग प्लेट्स आर वैन्स। फोर्थ इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू सडन enlarged pipes, and the fifth application is hydraulic jump in open channels. So these points are important from examination point of view. So these are the practical applications of momentum equation. So this was a brief introduction about basic equations of compressible flow and practical applications of Bernoulli's equation and momentum equation. आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी पॉइंट में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।